गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि गत कई दिनों से मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तमाम वीडियो क्लिपों के माध्यम से आपसे ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं। इसी बीच हमारे एक यूनिट समाप्त हो गया है। आज हम दूसरा यूनिट प्रारंभ करने चल रहे हैं। दूसरा यूनिट जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इस यूनिट को हम दो भागों में बांटते हैं क्योंकि यह यूनिट काफ़ी बड़ी है। इसको हम दो भागों में सरलता के लिए या अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम बांट लेते हैं। पहला भाग जो है उसे हम उत्प्रेरण के रूप में यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो दूसरा भाग है वो कोलाइडी या कोलाइडी विलयन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका हम फर्स्ट भाग, ये मैं अपनी ओर से इसको विभाजित किया हूँ, वो है उत्प्रेरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटालिसिस। प्यारे बच्चों, आइए हम एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इससे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायिनी रासायनिक गैस है। तो पहले यह देखा गया, जब इस अभिक्रिया को प्रयोगशाला में कराया जा रहा था तो इसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। माने 3 लीटर ऑक्सीजन बनने में कई घंटे लग जा रहे थे, और साथ में इसमें टेम्परेचर भी लगभग 450 डिग्री। इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जिसमें कि हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं और इससे पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मात्र 3 लीटर बन रही है, लेकिन इसको बनने में बहुत समय लगता है और टेम्परेचर भी बहुत अधिक लगता है, और इस प्रकार से यह अभिक्रिया बहुत ही महंगी साबित होती है। औद्योगिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महंगी साबित होती है। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस बनाने में 400-500 रुपए लग जाएंगे, तो इस तरह से जब हम मार्केट में बिकने के लिए आएगी ऑक्सीजन गैस तो कितनी महंगी हो सकती है, इसे आप समझ सकते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया जो कि बड़ी मंद गति से चलती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को तेज कैसे किया जाए, तो एक खूने व एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। अकस्मात एक दिन उन्होंने इसमें एक रासायनिक पदार्थ मैग्नीज ऑक्साइड, जो कि काले रंग का ये ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड होता है ये, और लैब में ये रहता है प्रैक्टिकल करने के लिए। ये भूल से या किसी त्रुटिवश इसके कुछ कण इसमें पड़ गए। तो वर्जीलियस को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जो रासायनिक अभिक्रिया पहले कई घंटों में संपन्न हो रही थी और जिसके पूर्ण होने में उच्च ताप की आवश्यकता थी, एनर्जी की बहुत अधिक आवश्यकता थी, अब इस मैग्नीज ऑक्साइड के कुछ सूक्ष्म कण पड़ जाने से यह रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही शीघ्र संपन्न हो गई। और ये बहुत आश्चर्य की बात यह भी देखने में आई कि यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत कम लगा अपेक्षाकृत पहले की तुलना। मात्र 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो यह रासायनिक पदार्थ मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 है, जो इसमें किसी भी तरह से रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता था, इसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं थी। पहले उत्पाद के बनने में इसका कोई तत्व के रूप में या अणु के रूप में इसका रोल नहीं था, लेकिन जब इसके कण पड़े तो इसने इतना तो जरूर किया कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो बहुत अधिक लगता था उसको भी कम कर दिया। ये बाहर से पड़ा हुआ पदार्थ है जिसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। इसी रासायनिक पदार्थ को, मैग्नीज ऑक्साइड को ही हम उत्प्रेरक कह सकते हैं, जो कि इसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो
और यह पूरी प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इसी प्रकार से एक और रासायनिक अभिक्रिया हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक बहुत ही उपयोगी जीवाणुनाशक है, विशेष तौर पर नाजुक अंगों के लिए इसे हाइड्रोजन जेल भी कहा जाता है। कान में, नाक में जहाँ पर घाव होते हैं वहाँ घाव को धोया जाता है, लेकिन इसके लिए एक दुर्भाग्य है कि बहुत शीघ्र ये अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है जल में और ऑक्सीजन गैस में। इस प्रकार से यह पदार्थ व्यर्थ हो जाता है। तो जिस हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम इसलिए प्रयोग करते हैं, यह जीवाणुनाशक है, कृमिनाशक है। अगर अब यही विघटित होकर के जल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह अपना गुण खो देता है और उल्टे नुकसान भी पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है। और यह इतनी तेजी से विघटित होता है कि हम इसमें कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें हम ग्लिसरीन बहुत ही अल्प मात्रा में या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की 1-2 बूंद अगर इसमें हम डाल दें या बहुत सूक्ष्म मात्रा डाल दें, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो अपघटन है वो बहुत ही धीमा हो गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया मंद हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ ग्लिसरीन ने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया, और जबकि यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड ने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम बाहर से डालते हैं, इनकी उपस्थिति मात्र से जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अल्टर हो जाता है, यानी बदल जाता है। कहीं ये बढ़ा देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, तो कहीं ये घटा देते हैं। इन्हीं को हम उत्प्रेरक कहते हैं और यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। स्पष्ट है कि अब हम इसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि उत्प्रेरण को वह रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है, अर्थात बढ़ जाता है या घट जाता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। तो आइए अगले क्लिप में हम उत्प्रेरण की विशेषताएं देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लिप में आपने देखा कि हमने किस तरह से बताया कि उत्प्रेरक क्या है, उनकी परिभाषा बताया उदाहरणों को लेकर के, और वहां आपने देखा कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अल्टर कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए हम देख ले टॉपिक में अगले हेडिंग में उत्प्रेरण की विशेषताएं। तो सबसे पहले यही आप जान लीजिए कि जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में लगता है, प्रयोग किया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा आवश्यक नहीं होती है। उसकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। यह बताना इसलिए भी बहुत आवश्यक है, बहुत से उत्प्रेरक हैं जैसे प्लेटिनियम है और कई ऐसे धातु हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। अगर इनकी मात्रा ज्यादा लगेगी तब वह रासायनिक अभिक्रिया बहुत महंगी साबित होगी, यानी वह उत्पाद बनाना बहुत महंगा साबित होगा। तो यह बहुत अच्छी बात है कि जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में लगता है वह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लगता है, उसकी ज्यादा मात्रा जरूरत नहीं होती है। दूसरे पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होता। सबसे जबरदस्त बात यही है कि कंज्यूम्ड नहीं होता रासायनिक अभिक्रिया। मगर ये रासायनिक अभिक्रिया में खर्च होता तो भले ही प्लेटिनियम जैसे महंगे धातु जो जिनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, फिर भी ये इतने महंगे होते कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यह परिवर्तित करके हमें वापस प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम अगली बार इसको हम कार्य में ले सकें, फिर से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकें। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में खर्च नहीं होता। तीसरे पॉइंट में हम अगर देखें तो उत्प्रेरक
का जो रंग है, रूप है और आकार है तथा द्रव्यमान है, यह रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स बताएंगे। मान लिया जाए कोई उत्प्रेरक जिसकी सूक्ष्म मात्रा रासायनिक अपक्रिया में लग रही है, उसका रंग मान लिया जाए रेड है, लाल है, तो जब उत्प्रेरक हमको रासायनिक अपक्रिया के अंत में वापस प्राप्त होता है तब भी वो हमको लालई रंग का प्राप्त होता है। अगर उसका रूप जो भी है, मान लिया जाए आयताकार है, उसके कणों का रूप पंचभुजाकार है, खटभुज है, तो ये देखा गया जब उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित करके बाहर आता है तो उसका आकार, उसका रूप वही रहता है, और जहां तक आकार की बात है वह भी वही बना रहता है। और यह भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जो उसका द्रव्यमान होता है वह भी परिवर्तित नहीं होता। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में न उसका रंग बदलता है, न रूप बदलता है, न आकार बदलता है, न उसका द्रव्यमान बदलता है, बल्कि हमें वापस ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाता है। जहां तक इसका चौथा लक्षण हम देखें वह भी बेहतरीन है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। एक कैटलिस्ट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनी केमिकल रिएक्शन नॉर डिस्ट्रॉयड एनी केमिकल रिएक्शन। न तो यह किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रारंभ करता है और न ही यह किसी चलती हुई रासायनिक अपक्रिया को रोकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया शुरू ही नहीं हो पा रही कुछ कारणवश, तो वह उत्प्रेरक डाल देने से अगर आप ये चाहते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया प्रारंभ हो जाए तो ये प्रारंभ नहीं करता। और कोई रासायनिक अपक्रिया आपकी इच्छा के विरुद्ध मान लिया जाए जा रही है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो ये रोकता भी नहीं कि उत्प्रेरक हम डाल दें और रासायनिक अपक्रिया रुक जाए। तो उत्प्रेरक का काम क्या है? फिर उत्प्रेरक जो है केवल रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया चल रही है तो जिस वेग से रासायनिक अपक्रिया चल रही है उसके वेग को या तो ये बढ़ा देता है अथवा उसके वेग को कम कर देता है। उत्प्रेरक का काम केवल इतना ही है, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को ये केवल अल्टर करता है, चेंजिंग करता है, परिवर्तित करता है। वह किसी और भी तरीके से न तो प्रारंभ करता है और न ही समाप्त करता है। जहां तक इसके अंतिम लक्षणों को देखें तो उत्प्रेरक में एक बहुत विशिष्ट गुण होता है। ये कैटलिसिस इज स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। उत्प्रेरक अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी रासायनिक अपक्रिया जैसे पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर रहे थे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए, वहां जो मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक लगता है तो वहां पर हम केवल मैग्नीज ऑक्साइड ही उत्प्रेरक प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कारण मान लीजिए मैग्नीज ऑक्साइड आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ डालेंगे तो वह रासायनिक अपक्रिया को बिगाड़ सकता है, समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है या कोई दूसरा उत्पाद बना सकता है, लेकिन वह मैग्नीज ऑक्साइड के स्थान पर काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से प्लेटिनियम उत्प्रेरक काफी महंगा है, गोल्ड काफी महंगा है। तो अगर इसके स्थान पर हम चाहें कोई सस्ता उत्प्रेरक प्रयोग कर लें किसी रासायनिक अपक्रिया में तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया जो गोल्ड या प्लेटिनियम या इरिडियम जैसे उत्कृष्ट धातु से उत्प्रेरित होती है तो फिर उसी से ही उत्प्रेरित होगी। इसे किसी दूसरे उत्प्रेरक द्वारा या रासायनिक पदार्थ द्वारा हम उत्प्रेरित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक ताले में जो चाबी लगती है वह उसी में लग सकती है, वह चाबी जो है दूसरे किसी और ताले में नहीं लग सकती। तो आज हम बस इतना ही, कल इसके हम आगे चर्चा करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार।